हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उद्योग का भूगोल। उद्योग का भूगोल कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से उद्योग उस समय प्रसिद्ध थे और प्रमुख थे मुग़ल काल में। ठीक है, कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध थे, सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसी मैप में हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर की बात करें तो ये ऊनी शॉल, ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। सियालकोट किस लिए प्रसिद्ध था मुग़ल काल में? तोड़दार बंदूक के लिए। मेवाड़ भी इसीलिए प्रसिद्ध था। अहमदाबाद की बात करें तो सूती वस्त्र और एक पटोला नाम का वस्त्र था, उसके लिए भी प्रसिद्ध था। बनारस, देखिए ये जो है ये बनारस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए इधर। तो नासिक जो था ये पीतल और तांबा के लिए, बनारस पुणे पीतल और तांबा के लिए। ठीक है, जौनपुर सुगंधित तेल और इत्र के लिए। बंगाल कागज़ निर्माण और जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात गोलकुंडा तलवारों बनाने के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उद्योग की बात करते हैं सबसे पहले तो सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सर्वाधिक निर्यात इसी का होता था। हमारे देश में सूती वस्त्र बहुत बनता था मुग़ल काल में, और यहाँ से सूती वस्त्र विभिन्न देशों विदेशों में भेजा जाता था। और वैश्विक नाम था, यानी विश्व में सूती वस्त्र को केलिको के नाम से जानते थे। रेशम वस्त्र सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में बनता था, यानी कि रेशम सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में। ऊनी वस्त्र अमृतसर और दरी या कालीन आगरा, मुल्तान और फतेहपुर में बनाए जाते थे। अब अधिकारी कौन कौन से होते थे? तो बादशाह के नीचे मीर शमा होता था, और फिर एक और अधिकारी दीवाने बयूतात होता था। तो बयूतात ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है घर। इसका उद्देश्य था राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि राज परिवार के लोग हैं, उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन सारी चीज़ों को बनवा करके उपलब्ध कराना दीवाने बयूतात का काम होता था। अकबर ने लाहौर में 1000 कारखाने का निर्माण करवाया था, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। वित्तीय तंत्र कैसा था? हुंडी ये एक साख पत्र होता था। जैसे आजकल चेक नहीं होता है, वैसे ही हुंडी होता था, आप समझ लीजिए। ठीक है, चेक की तरह था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने का माध्यम होता था। ठीक है, हुंडी क्या होता था? एक साख पत्र, एक चेक की तरह होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजा जाता था। और आठ क्या होता था? ये बट्टा या छूट की दर होती थी। अब ये कई प्रकार की हुंडियाँ भी होती थी, जैसे दर्शनी होता था, मुद्दती होता था, और ये भी कई प्रकार के हैं। शाह जोग, धनी जोग, जोखिमी जोग, फरमान जोग, वाड़ी जोग। ठीक है, हुंडी पर 2% की कटौती की जाती थी, ऐसा ट्रेवेनियर ने बताया है। और यहाँ पे सब कुछ लिखा भी होता था, जैसे 8 मतलब बट्टा या छूट की दर, और ये हुंडी साख। 17वीं सदी के व्यापारिक दिग्गज कौन कौन से थे? जैसे वीर जी बोहरा का नाम मिलता है, ये सूरत के व्यापारी थे, बहुत अमीर व्यापारी थे वीर जी बोहरा। और मसालों के व्यापार पर इनका एक अधिकार था। अंग्रेज भी इनसे मसाले खरीदते थे। वीर जी बोहरा का नाम याद रखना। फिर अब्दुल गफूर का नाम आता है। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर ये माल उत्पादन करते थे और बेचते थे। मीर जुमला की बात आती है, गोलकुंडा का था, और ये भी बहुत बड़ा व्यापारी था, और इसका स्वयं का जहाजी बेड़ा भी था। जगत सेठ मानिक चंद की बात करते हैं तो ये भी बंगाल के नवाब के साहूकार थे। निर्यात हम क्या क्या करते थे अपने देश से? सूती वस्त्र, नील, अफीम, सोरा, ये सब कोरोमंडल तट से यानी बिहार से सोरा भी हम लोग निर्यात करते थे।
कोरोमंडल तट, और बिहार से क्या क्या भेजते थे? सोरा। सोरा एक ऐसा वस्तु था जिससे हम लोग बारूद वगैरह बनाते थे। ठीक है। और आयात हमको क्या क्या होता था? सोना चांदी मिलता था, घोड़े मिलते थे, कच्चा रेशम मिलता था। शिविर नगर। शिविर नगर क्या था? बर्नियर के अनुसार मुगल शहर विशाल सैनिक शिविर थे जो बादशाह के साथ चलते थे। यानी कि जब शिविर नगर उसी को कहते हैं भाई कि जब मुगल सेना किसी अभियान के लिए निकलती थी तो पूरा जत्था चलता था, और उस जत्थे के साथ साथ व्यापारी लोग भी होते थे, सामान बेचने वाले, खरीदने वाले। तो एक प्रकार से जहाँ ये लोग डेरा डालते थे, सैनिक छावनी लगाते थे, जहाँ रुकते थे, आराम करते थे, वहाँ एक बाज़ार टाइप का, एक नगर टाइप का बसाव हो जाता था। ऐसा लगता था एक नगर बसा है, तो उसी को शिविर नगर कहते थे। और मुग़ल काल में 15% शहर था और 85% ग्रामीण लोग थे। महानगर कौन कौन से थे उस समय? तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर, ये सब महान नगर यानी बड़े बड़े नगर थे। जहांगीर ने अहमदाबाद को गर्दाबाद यानी धूल का शहर कहा है, और जहानुमाबाद भी कहा है यानी नरक का शहर कहा है। वास्तविकता क्या थी कि दूर से आकर्षक परंतु अंदर संकीर्ण गलियां और भीड़, ऐसा फादर मॉन्सरेट कहता है। अब प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे जहाँ से जहाज़ वगैरह आता था, व्यापार होता था? तो जैसे कालीकट था, दक्षिण में अगर बात करें कालीकट, गोवा। पश्चिम में बात करें तो लहरी बंदर था, खंबात था। पूरब में बात करें मसूलीपट्टनम, हुगली, चटगांव, सोनगांव या सूरत। पश्चिमी ये सब बंदरगाह थे, यहाँ से व्यापार का लेन देन होता था। गुजरातियों को अन्य राष्ट्र के लोगों की अपेक्षा जहाजरानी का अधिक ज्ञान था, ऐसा अल्बुकर्क कहता है। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे ऊपर बादशाह होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश। उसके नीचे मुख्य काजी और मुफ्ती होते थे, और उसके नीचे होते थे मीर अदल। बादशाह से सीधे फरियाद करने का अधिकार जहांगीर एवं शाहजहां ने दिया था। यानी जहांगीर और शाहजहां ने क्या कहा लोगों से कि आप सीधे हमसे फरियाद कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, ऐसे ही जहांगीर और शाहजहां ने भी लोगों को अधिकार दिया था। न्याय का दिन क्या क्या होता था? जैसे मंगलवार को जहांगीर न्याय करता था। जहांगीर कब करता था? मंगलवार को। शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को न्याय देते थे, जबकि अकबर बृहस्पतिवार को न्याय देता था। ये सब अपने अपने दिन डिसाइड किए थे। अकबर जो है केवल और केवल बृहस्पतिवार को ही न्याय देता था, उसी दिन जिनकी फरियाद आती थी उस पर निर्णय देता था। कानून, धर्म और राज। एक तरफ धार्मिक कानून, एक तरफ राज के कानून। तो फतवा आलमगीरी में इस्लामिक कानून का संकलन औरंगजेब के द्वारा किया गया है, और जवाबित आलमगीरी में धर्मनिरपेक्ष राज के आदेश बताए गए हैं। हिंदू न्यायाधीश अकबर ने ब्राह्मण पंडितों को नियुक्त किया था। श्रीकांत ये जहांगीर द्वारा नियुक्त हिंदू जज था। औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले लाइसेंस कर समाप्त किए, जिसको मिरात अहमदी कहते थे। आबे रवा एक प्रकार का मलमल था, इससे लेकर जहाज निर्माण तक का उद्योग मुगल काल में विकसित था। यानी कि मलमल के कपड़े से लेकर के जहाज़ तक बनाए जाते थे मुगल काल में। हुंडी और साख पर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था, धर्म और जवाबित का संतुलन। मुगल सेना की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। सेना में ईरानी, तुरानी, अफ़गान, तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, भारतीय मुसलमान और मराठा सभी लोग शामिल थे। मंगोल और तैमूरी परंपरा पर आधारित था। दशमलव पद्धति पर आधारित था। सर्वोच्च पद खाने जमान होता था, उसके बाद खाने खाना होता था। ठीक है।
अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की। यह साम्राज्य का आधार था। अब चंगेज़ खां की बात करें तो दशमलव पद्धति की शुरुआत किया था। मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित है? दशमलव पद्धति पर। और दशमलव पद्धति की शुरुआत किसने किया? चंगेज़ खां ने। सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? खलीफा अब्बासीद ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था को भारत में लागू किया। अकबर ने कब लागू किया? 1575 में। परिभाषा क्या है? तो मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी, और मनसबदार का अर्थ होता है वह अधिकारी जो पद धारण करता है। महत्व क्या था? यह मुगल सैनिक और नागरिक प्रशासन का मूल आधार थे। मनसबदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन मोरलैंड एवं अब्दुल अजीज़ ने किया था। इसके नियम क्या थे? नियुक्ति की याचिका को तजवीज़ कहा जाता था। जैसे जो मनसबदार बनना चाहता था वो एक याचिका डालता था, जैसे आजकल हम लोग फॉर्म भरते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे उस समय भी याचिका डाला जाता था। उस याचिका को तजवीज़ कहते थे और योग्यता के आधार पर इसमें चयन होता था। जहांगीर के काल में 2941 मनसबदार थे और वेतन अब इनको क्या दिया जाता था? इनको जागीर दी जाती थी और कुछ लोगों को नगद वेतन भी दिया जाता था। मनसबदार जो होते थे मुग़ल दरबार में, तो कुछ लोगों को नगद वेतन दिया जाता था और कुछ लोगों को जागीर दिया जाता था। तो जिन लोगों को वेतन के बदले जागीर दिया जाता था, यानी भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, वे लोग जागीरदार कहलाते थे। और ये मनसबदारी प्रथा आनुवांशिक नहीं थी। मृत्यु या पद हटने पर समाप्त हो जाता था। अगर मृत्यु हो गई या मान लीजिए आप पद से हटा दिए गए तो आपकी मनसबदारी समाप्त हो जाएगी। मनसबदारों की तैनाती। अब राजधानी में कुछ मनसबदार होते थे जिनको हाजिर रकाब कहते थे। वे मनसबदार जो राजधानी में बादशाह के पास तैनात रहते थे, ये देखिए, इनको हाजिर रकाब कहते थे। और कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जो प्रांतों में होते थे, जिनको तैनातियन या सूबा जात कहते थे, जो प्रांतों या अभियानों पर भेजे जाते थे। विशेष नियम। अमीर राजपूत वर्ग के मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती की जाती थी। अब आगे हम लोग अभी और एक बार बात करेंगे थोड़ा मनसबदार के बारे में डिटेल में, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम थोड़ा सा सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मनसबदार के बारे में आपको बताया है। आगे डिटेल में मनसबदारी पर एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। सैनिकों का वर्गीकरण देखते हैं तो एक प्रकार का सैनिक था अहदी सैनिक। अब अहदी सैनिक क्या होते थे? ये बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक थे। भर्ती, वेतन, वस्त्र सब राज्य के द्वारा किया जाता था। तो अहदी सैनिक कैसे थे? पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते थे राजा के, व्यक्तिगत सैनिक होते थे। इनकी भर्ती राजा करता, यानी शासक करता, बादशाह करता था। वेतन भी वहीं से मिलता था। वस्त्र भी इनको राज्य की तरफ से दिया जाता था। इन्हें वालाशाही भी कहा जाता था। अब एक होता था दाखिली सैनिक। इनकी भी भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, परंतु मनसबदारों के अधीन रहते थे। ये दाखिली सैनिक किसके अधीन होते थे? मनसबदारों के अधीन होते थे और वेतन भी मनसबदारों द्वारा दिया जाता था। तो अंतर है दोनों में। दाखिली में क्या हो, देखिए, नियुक्ति तो दोनों की बादशाह करता था, यानी भर्ती, और फिर वेतन देने का काम अहदी सैनिकों को बादशाह देता था, वस्त्र भी बादशाह देता था। जबकि जो दाखिली सैनिक होते थे, इनको वस्त्र और वेतन जो देता था वो मनसबदार देता था, यानी ये मनसबदार के अधीन होते थे। अकबर के समय सशस्त्र परिचर या सैनिक ताबिनान कहलाते थे। तो अकबर के समय में जो सशस्त्र सैनिक थे, सशस्त्र सैनिक मतलब जो अस्त्र शस्त्र लिए रहे, ये देखिए, ये सब अस्त्र शस्त्र लिए, तो इनको ताबिनान कहा जाता था। अब एक होता था अहसाम सैनिक। ये युद्ध लड़ने में निपुण होते थे, बंदूक और तलवार चलाने में निपुण होते थे, इनको अहसाम कहते हैं। तो अहसाम सैनिक कौन थे? जो बंदूक चलाने में माहिर हो। एक होते थे सेहबंदी सैनिक। ये माल गुजारी वसूल करने में मदद करते थे। अस्थाई भर्ती होती थी इनकी।
रसद व्यवस्था संभालते थे, यानी राशन वगैरह ये संभालते थे, मालगुजारी वसूल करते थे। तो भाई उसमें जो मालगुजारी मिलती थी अनाज के रूप में भी इनको मिल जाती थी, नकद के रूप में मिलती थी। ये देखिए पीछे बोरा रखा हुआ है तो ये अनाज है, तो इसकी देखभाल करना ये सहबंदी सैनिक का काम होता था। बारगीर सैनिक कैसे होते थे? तो कुल मिलाकर ये बारगीर जो थे घुड़सवार सैनिक थे। इनको घोड़ा और सारा सामान राज की तरफ से मिलता था। एक होते थे सिलेदार, इनको घोड़ा और साजो सामान की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, ठीक है। कुमक कौन होते थे? वे घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था, वे कुमक कहलाते थे। अब यहाँ पे दाग और अस्पा प्रथा देखते हैं। तो सी अस्पा का मतलब होता है एक ऐसा सैनिक जिसके पास 3 घोड़े हों। यहाँ 2 ही घोड़े दिखाए गए हैं लेकिन 3 घोड़े होते हैं, ठीक है। सी अस्पा का मतलब 3 घोड़े रखने वाला सैनिक, दो अस्पा का मतलब 2 घोड़े रखने वाला सैनिक, और एक अस्पा का मतलब 1 घोड़े रखने वाला सैनिक, और निम्न अस्पा का मतलब 2 सैनिक पे 1 घोड़ा। 1 घोड़ा है लेकिन 2 सैनिक हैं, ठीक है। तसहीहा क्या है? घोड़े दागने की प्रथा, चेहरा प्रथा, अकबर ने 1574 में शुरू किया था। घोड़े दागने का मतलब यह है कि घोड़ों पर मोहर लगाना ताकि सैनिक घोड़े बदल ना पाएँ। दाबिस्ती का मतलब होता है 10-20 नियम, यानी प्रत्येक सैनिक को 2 घोड़े रखने अनिवार्य था। अब ये घोड़ों की नस्लें हैं, जैसे मुजन्ना, तुर्की, याबू, ताजी, जंगला, ये सब घोड़े की नस्लें हैं। मुग़ल तोपखाना शुरुआत और विस्तार। तोपखाने की बात करें तो शुरुआत बाबर द्वारा किया गया था। बारूद और तोपखाने का प्रथम प्रयोग भेरा के किले में 1519 में हुआ। प्रथम तुर्की विशेषज्ञ उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने तोपखाना तैयार करवाया। तोपची कौन थे? रूमी खान, हुमायूं के समय। बारूद के उपयोग की जानकारी शुक्र नीति में मिलती है। तोपों का वर्गीकरण करें तो अकबर के समय में इसमें काफ़ी सुधार हुआ, जैसे गजनाल, ये भी एक प्रकार की तोप थी और ये हाथी की पीठ पर रख के चलाया जाता था इसको। एक था सुतरनाल, ये ऊँट की पीठ पर रखकर चलाया जाने वाला तोप होता था। नरनाल, ये सिपाहियों द्वारा पीठ पर ले जाकर हल्का तोपखाना था। और अराब, ये पहियों वाले वाहनों पर लदे तोपखाने होते थे। तो अराब जो होते थे सबसे भारी तोप होते थे, आप देखिए, और सबसे हल्का ये नरनाल, और सुतरनाल, गजननाल, तो ये सब तोप थे। यरघु क्या होता था? तोपों की नाल साफ़ करने की मशीन। तोपों में बारूद जमा हो जाता था तो उसकी नाल साफ़ करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता था जिसको यरघु बोलते थे। भारी तोपें जो होती थी उनको जिंसी बोला जाता था, हल्की तोपें दस्ती कहलाती थी। हस्ती सेना और नौसेना की बात करें तो हस्ती सेना पील खाना विभाग के अंतर्गत थी, यानी हस्त सेना से संबंधित जो विभाग था वो पील खाना था। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। नौसेना से संबंधित विभाग नवाड़ा कहा जाता था और प्रमुख मीर बहर होता था। नौसेना का प्रमुख कौन होता था? मीर बहर। जहाज़ कौन कौन से थे? शाही और गुंजावर। शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। औरंगजेब के समय में भी जंजीरा की सिद्धियों और मोपलाओं की मदद से पश्चिम तट पर मजबूत नौसेना बनाई गई थी। सैन्य प्रशासन और अन्य विभाग की बात करें तो एक विभाग था साहिब तौजीह, या सैनिक लेखों का प्रभारी होता था। मीर आतिश कौन होता था? मुग़ल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी। औरंगजेब के समय फिदई खान था। तो तोपखाने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? मीर आतिश। मुतालबा कौन होता था? ये युद्ध के समय अमीरों को शाही खजाने से दिया गया अग्रिम ऋण। किसको दिया जाता था? अमीरों को। ये मुतालबा कहलाता था। मुतालिबों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण, अमीरों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण जो युद्ध के समय दिया जाता था, ये मुतालबा कहलाता था। खिदमतिया, ये शाही महल की सुरक्षा हेतु नियुक्त अक्सर अपराधी पृष्ठभूमि के लोग। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मनसब का मतलब पद या श्रेणी, तजवीज़ का मतलब नियुक्ति की याचिका यानी पिटीशन, तसिया का मतलब घोड़े दागने की प्रथा, अहदी व्यक्तिगत सैनिक बादशाह के बारगीर, राज्य द्वारा सुसज्जित सैनिक, और गजनाल हाथी पर लदी तोप, मीर बहर नौसेना प्रमुख, मुतालबा सैन्य ऋण।
अब आगे हम लोग अगले वीडियो में मनसबदारी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो मैंने आपको थोड़ा सा मनसबदारी के बारे में बताया था, क्योंकि आज मुझे सैनिक व्यवस्था के बारे में बताना था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मनसबदारी व्यवस्था अलग से हम लोग वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।